एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 74। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जल्दी बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। तो दुर्गापुर जो है वह ब्रिटेन के मदद से बनाया गया था। इसके मदद से, ब्रिटेन के मदद से। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था, जल्दी बताओ। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था जिसका नाम था भारत भारतीयों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? रुपया जो चलता है इसका सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। किसने चलाया था? तो यह सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले रुपया का सिक्का चलाया था। अगला क्वेश्चन है, पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुआ था? पंचशील सिद्धांत जो है उस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये मैंने आपको याद करा रखा है, कहाँ है? यह बिलासपुर। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान से संबंधित है? बद्रीनाथ मंदिर किससे संबंधित है? तो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलत कर बैठते हैं, वो लोग मार देते हैं शिव, लेकिन बद्रीनाथ जो है वो विष्णु भगवान से संबंधित है। किससे है? विष्णु भगवान से संबंधित है बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, यूएसए में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये यूएसए में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो डेट है 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को वहां पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे या संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र जो था इसके संपादक थे राजा राम मोहन रॉय। कौन थे? ये थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये थे कौमुदी संवाद कौमुदी पत्र के संपादक। अगला क्वेश्चन है, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध? ये 1749 से लेकर 54 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध? तो ये अंग्रेज और फ्रेंच सैनिकों के बीच भारत में हुआ था। किसके बीच? तो ब्रिटिश प्लस फ्रेंच के बीच। ठीक है, एक्चुअल में जितना भी कर्नाटक युद्ध हुआ वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ही हुआ। ठीक है, तो जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध होता था उसी का रिजल्ट था ये कर्नाटक युद्ध, जो यहाँ पे रहने वाले ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच होता था। ठीक है, और इससे टोटल आपको याद रखना है 3 युद्ध हुआ था जो कर्नाटक युद्ध था, और तीनों युद्ध का जो समय था वो लगभग 1746 से 63 के बीच में था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध अगले सेशन में मैं पूछूंगा, इसको आपको याद रखना है कि कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वो 1746 से लेकर 63 के बीच में 3 युद्ध हुआ। तो 46 से 48 पहला युद्ध, 49 से 54 दूसरा युद्ध, और 56 से 63 तीसरा युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? तो मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक 1973 में किया गया था। अब क्या गया था?
1973 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। आपको बताना है ये आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है सेज का पूर्ण रूप? तो सेज का पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये होता है सेज का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है बालतोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बालतोरो ग्लेशियर, बालतोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है जल्दी बताओ। तो ये पाकिस्तान में या पाक अधिकृत कश्मीर के पार्ट में स्थित है, गिलगिट और बल्टिस्तान के बल्टिस्तान उपक्षेत्र में। ठीक है, तो आप इसको POK लिखो। ठीक है, उसके बाद अगर चाहो तो गिलगिट लिख सकते हो। ठीक है, गिलगिट बल्टिस्तान ये लिख लो, गिलगिट बल्टिस्तान। ठीक है, तो गिलगिट और बल्टिस्तान के बीच में ये बल्टिस्तान जो क्षेत्र है वहां पे स्थित है कौन सा? बालतोरो ग्लेशियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय अपने दिए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अधीन करता है? उच्च न्यायालय अपने दिए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अधीन करता है? किस अनुच्छेद के अधीन करता है? यह अनुच्छेद 137। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक बार विश्व फुटबॉल कप जीतने वाला देश कौन सा है? किस देश ने अभी तक मैक्सिमम बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? वह है ब्राजील। ठीक है, कौन सा देश है? वो देश है ब्राजील, जिसने सबसे अधिक बार अभी तक फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। अगला क्वेश्चन है धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका था? धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन मार्क्स का था। किसका था? मार्क्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बताया हुआ है भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर का है, अगला क्वेश्चन वही है आपका, इसका हेड क्वार्टर का है। कहाँ है इसका हेड क्वार्टर? इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे अली बंधु। अली बंधु, ठीक है, दो भाई थे अली ब्रदर्स, ये दोनों थे खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रामानुजम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जफरनामा के लेखक कौन थे? जफरनामा के लेखक कौन थे? जफरनामा के लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा है। अगला क्वेश्चन है वेटिंग फॉर महात्मा किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? तो वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक हैं R.K. नारायण। R.K. नारायण, ठीक है, इन्होंने बुक लिखा है जिसका नाम है वेटिंग फॉर महात्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? यह बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी। अगला क्वेश्चन है सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी तो आपने देख लिया बुडापेस्ट है,
अब बताओ सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? सेशेल्स की राजधानी, सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। कहाँ है? विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया है, सॉरी, विक्टोरिया है सेशेल्स की राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा नगर यह है टोक्यो। कौन सा है? टोक्यो जापान का नगर जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जन्म तथा मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जन्म तथा मृत्यु दर वाला महाद्वीप, यानी सबसे अधिक बच्चों का जन्म कहाँ होता है और वहीं पर सबसे अधिक मृत्यु दर भी है, ये आपको बताना है। तो कौन सा वो महाद्वीप है? वह है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जन्म दर वाला देश कौन सा है? ये तो आपने महाद्वीप देखा या महादेश देखा जहां पर सबसे अधिक जन्म भी होता है और मृत्यु भी होता है। अब आपको बताना है कि सबसे अधिक जन्म दर वाला देश कौन सा है? कौन सा है? यह है नाइजर। कौन सा देश है? यह है नाइजर। इसको नाइजीरिया से कंफ्यूज मत करना, यह नाइजर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक मृत्यु दर वाला देश कौन सा है? ये तो था जन्म दर वाला, अब आपको बताना है मृत्यु दर वाला। तो ये कौन सा है? यह है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है वह सर्वाधिक मृत्यु दर वाला देश है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? वो देश जहां पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वह है मोनाको। कौन सा देश है? मोनाको। ठीक है, इसके अलावे मैंने एक बार बताया हुआ था चाइना का जो प्रांत है, क्या नाम है उसका? मकाऊ। ठीक है, तो वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट रूप से जो लेते हैं वो है मोनाको, क्योंकि वो जो मकाऊ है वह चाइना के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ये सर्वाधिक वाला था मोनाको, अब आपको बताना न्यूनतम वाला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के प्राचीन किशुनपुर क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? किशुनपुर क्षेत्र, किशुनपुर क्षेत्र ये प्राचीन नगर था, आपको बताना है ये अभी किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में ये रांची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रांची जो झारखंड में है ये है आपका किशुनपुर। अगला क्वेश्चन है नागा जनजाति मुख्यतः भारत में कहाँ निवास करती है? नागा जनजाति का अगर बात करेंगे तो भारत में मेनली ये लोग कहाँ निवास करते हैं? नागा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? नागा जनजाति, तो नागा जनजाति का निवास स्थान भारत में जो है वह एक तो सबसे बड़ा है नागालैंड। ठीक है, यहाँ तो निवास करते ही करते हैं, इसके अलावे और भी जगह है। कौन कौन सा जगह है? वो है आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के अलावे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अलावे और कहाँ निवास करता है? तो असम। ठीक है, ये सारे जगह हैं जहां पे आपको नागा जनजाति देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मोम्पा जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? मोम्पा, मोम्पा जनजाति, मोम्पा जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? तो मोम्पा जनजाति ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र स्थित नगर कोयना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोयना नगर, कोयना, ये कोयना नहीं है, कोयना होता है, कोयना। ठीक है, इसको फिर से लिख लो यहाँ पे, कोयना।
ये है सही स्पेलिंग इसका, कोयना। तो महाराष्ट्र स्थित कोयना नगर जो है यह किस चीज के लिए फेमस है, ये आपको बताना है। तो यह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ था, न्यूज प्रिंट, एल्यूमिनियम उद्योग, पेट्रो रसायन। तो यहां सबको चुनना है। तो ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थित कटनी नगर किस उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ भी आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें ऑप्शन से ही चुनना है। जो भी मैं इंडस्ट्री वाला पूछता हूँ यहाँ पे मैं ऑप्शन डाल देता हूँ। तो कटनी जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है और बहुत बार ये पूछा गया है। तो कटनी नगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भिलाई जो है वह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, किस उद्योग के लिए, तो इस्पात उद्योग के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। कौन सा है, रूस है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। पारा यानी मरकरी। तो मरकरी सबसे ज्यादा कहां होता है, ये होता है चाइना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टारपीडो के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। टारपीडो, टारपीडो, टारपीडो। ठीक है। टारपीडो के उपनाम से किसको हम लोग जानते हैं। तो टारपीडो के उपनाम से यान थोपे को जाना जाता है। किसको, यान थोपे को। ठीक है। यान थोपे को टारपीडो के उपनाम से जाना जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। मैसूर एक्सप्रेस, मैसूर एक्सप्रेस किसको जाना जाता है, जवागल श्रीनाथ को। किसको, जवागल श्रीनाथ को। ठीक है। जवागल श्रीनाथ ये एक क्रिकेटर हैं और इनको मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्मदाता के रूप में किनको जाना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्मदाता के रूप में किनको जाना जाता है। तो ये हैं पियरे डी कुबर्टी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है पियरे डी कुबर्टी। ठीक है। पियरे डी कुबर्टीन को आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक के रूप में किनको जाना जाता है। रूसी क्रांति के जनक के रूप में किसको हम लोग जानते हैं, लेनिन को हम लोग रूसी क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद, कौन सा, आनंद पांडे। ठीक है। आनंद पांडे, आनंद पांडे थे बिरसा मुंडा के गुरु। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस किस महान व्यक्ति के गुरु थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे। बहुत ही फेमस इंसान है वो है विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के वो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। और भी किसी के गुरु होंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा था किस महान व्यक्ति के गुरु थे, और विवेकानंद से फेमस उनका कोई विशेष नहीं था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो लाहौरी साहब। ठीक है, उस्ताद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी इनका नाम था। तो ये थे ताजमहल के वास्तुकार। वास्तुकार से मुझे याद आया, मैंने आपको संसद भवन का वास्तुकार बताया था। ठीक है, वहां पे मैंने शायद एक ही बताया था, हर्बर्ट बेकर। कई बार ऐसा हो जाता है कि दिमाग में नहीं रहता है तो फिर नहीं बोलते। ठीक है, तो आज मुझे याद आया तो मैं बता रहा हूँ। हर्बर्ट बेकर के साथ साथ लुटियंस भी थे, एडविन लुटियंस भी थे संसद भवन के वास्तुकार के रूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। किसका है,
यह है काराकोरम का। इसका है काराकोरम श्रेणी का। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती नहीं करना चाहिए पर गलती कर देते हैं, वो लोग हिमालय का मार देते हैं। ठीक है, तो आपको हिमालय के जगह पे काराकोरम श्रेणी याद रखना है, नहीं तो थोड़ा सा आप लोग गलत कर बैठते हो यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में देखो इस तरह के कंफ्यूजन होना लाजमी है, जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो क्लियर रखना है आपको। K2 इसका नाम है, गॉडविन ऑस्टिन का, तो K2 से याद रखना काराकोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको बताना है कि कब ये पुरस्कार दिया गया था उनको, कब दिया गया था, जल्दी बताओ। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1998 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूरा होता है। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ जरूर सीखा होगा और आपका पुराना चीज रिवाइज भी हुआ होगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ताकि कल से और भी लोग ये जो लाइव सेशन है इसमें जुड़ सके। देखो लाइव सेशन में लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही है, अभी तक बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए था, पता नहीं लाइव सेशन में ज्यादा लोग क्यों नहीं आते इसमें। तो आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटली आपको याद करने का मौका मिलता है। नहीं तो बाद में क्या करते हो आप लोग स्पीड करते हो और फिर देख लेते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपको आ रहा है, पर एक्चुअल में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तभी पता चलेगा जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो 15 से 20 मिनट तो लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आंसर टाइप करते जाओगे तो आपको क्या होता है, आपको याद वो अगर नहीं भी है तो याद हो जाता है। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।